हाय दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने अपने चैनल पे। ठीक है, तो बेसिकली आज जो हम टॉपिक सीखने वाले हैं दैट विल बी रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो ये टॉपिक बहुत आसान है और हर साल नियरली 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। सिर्फ 2018 को एक क्वेश्चन आया था एंड 2013 को 4 क्वेश्चन, नहीं तो इस चैप्टर से हर साल 3 क्वेश्चन तो हर साल फिक्स होते हैं, इसलिए 12 मार्क्स इस टॉपिक से आते हैं। तो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो तो स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सबसे पहले तो जैसे आप एनसीईआरटी खोलोगे वैसे ही एनसीईआरटी में डब्ल्यूएचओ ने दी हुई रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन दी। तो सबसे पहले हम वही देख लेते हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स अ टोटल वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल। अब बहुत से बच्चे सिर्फ पढ़ते हैं और छोड़ देते हैं, क्या है कुछ मालूम नहीं होता। तो यहाँ पे ध्यान में देने की क्या चीज़ है कि वहाँ पे उन्होंने स्पेशल मेंशन किया है कि फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल वेल बीइंग यहाँ पे होनी चाहिए। तो क्वेश्चन कैसा, इस डेफिनेशन से भी क्वेश्चन बन सकता है कि आपको स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन में ये दे सकते हैं कि कौन सा इसमें 4-5 स्टेटमेंट दे सकते हैं और कौन से इसमें से ट्रू है, ऐसे बोल सकते हैं। और उसमें सोशल देंगे ही नहीं, लेकिन एज पर डब्ल्यूएचओ सोशल भी उन्होंने दिया है। तो ये 4 एस्पेक्ट अगर उसमें हो तो ही वो करेक्ट है, इसलिए ये 4 एस्पेक्ट आपको ध्यान में होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आपको पता है कि हमारे इंडिया सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है पूरी वर्ल्ड में। तो इसके लिए यहाँ पे जो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट है वो भी बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे बहुत सारे पॉपुलेशन के प्रॉब्लम्स भी है। इसके लिए हमारे गवर्नमेंट्स ने कुछ यहाँ पे स्ट्रैटेजीज लगाई थी जिसकी वजह से जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो कंट्रोल में आ जाए और हमें जो पूरी सुविधा है वो सबको मिल सके। ठीक है, तो हम जो भी हमारे गवर्नमेंट में स्ट्रैटेजीज लगाई थी वो एक बार देख लेते कि इंडिया हमारी पूरी वर्ल्ड में फर्स्ट कंट्री थी। ठीक है, फर्स्ट कंट्री थी जिसने फैमिली प्लानिंग शुरू की थी। पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट कंट्री थी जिसने फैमिली प्लानिंग चालू की थी। और वो कब चालू की थी? तो 1951 में। ठीक है, ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक बार पूछा भी गया है कि विच ईयर फैमिली प्लानिंग इज इनिशिएटेड इन इंडिया। सो 1951 कौन से साल में फैमिली प्लानिंग चालू की थी इंडिया में? 1951 में फैमिली प्लानिंग चालू की थी। ठीक है, अब फैमिली प्लानिंग को हम अब एक दूसरा नाम दिया गया है जो एनसीईआरटी में मेंशन है, दैट इज रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। और एक बार इस ये जो शॉर्ट फॉर्म है वो देखिए, उसका फुल फॉर्म पूछा था कि रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, ये फुल फॉर्म आपको RCH देके पूछा गया था। ठीक है, और उसके बाद स्टेप्स, और भी कुछ स्टेप्स गवर्नमेंट से हमारे लिए गई जिसमें हम देख सकते हैं कि जो मैरिज एज था वो गर्ल के लिए 18 ईयर कर दिया गया एंड बॉयज के लिए 21 ईयर कर दिया। क्योंकि हमें पता है कि हमारे इंडिया में बच्चे कोई भी शादी कर दिया जाती थी पहले, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने वो सब बैन कर दिया। अब गर्ल्स के लिए 18 ईयर एंड बॉयज के लिए 21 ईयर ये गवर्नमेंट ने डिसाइड किए हुए मैरिजेबल एज ग्रुप है। ठीक है, उसके बाद फैमिली प्लानिंग के लिए एक उन्होंने और एक स्ट्रेटजी लगाई, दैट इज हम दो हमारे दो। ठीक है, ये तो सबको पता होगा। ठीक है, हम दो हमारे दो, ये भी एक स्ट्रेटजी इंडियन गवर्नमेंट ने लगाई थी। ओके, तो उसके बाद जो एमनोसेंटोसिस थी, तो व्हाट इज एमनोसेंटोसिस, ये एक बार देख लेते। तो एमनोसेंटोसिस मतलब होता क्या है कि जब फोइटस मदर के ओम के अंदर होता है तो उस टाइम पे उसके बाजू में एमनोटिक फ्लूइड होता है। इट इज अ फ्लूइड, एक फ्लूइड है, तो एक एमनोटिक फ्लूइड होता है। तो इस फ्लूइड को हम निकाल के इसकी स्टडी करके उस फोइटस को कोई जेनेटिक डिसीज नहीं है। ठीक है, अगर आपको पता है क्लेन-फिट्ज़ सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ये ऐसे अलग अलग जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं। ठीक है, तो कोई ऐसा जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है ना, ये फाइंड करने के लिए एमनोसिंटोसिस ये प्रोसेस साइंटिस्ट ने डेवलप की थी। लेकिन इसका मिस यूज होने लगा और यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ फोइटस के लिए इसका बहुत यूज किया गया और जो गर्ल चाइल्ड है उसे किल करने के लिए एमनोसेंटोसिस का बहुत बड़ा यूज करना गया। ठीक है, तो इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया है। ठीक है, जो एमनोसेंटोसिस है इसे बैन कर दिया है गया है इंडियन गवर्नमेंट ने। अब जिस फीमेल को प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, अब उन्होंने क्या करे, एमनोसेंटोसिस नहीं है तो मतलब इसका तो मतलब डिसयूज था वो, लेकिन अगर नहीं चाहिए तो उनके लिए MTP नाम की एक प्रोसेस है जो हम आगे पढ़ने वाले। ठीक है, लेकिन इसका मेन एस्पेक्ट ये नहीं था कि सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ फोइटस, बहुत से बच्चों को यही पता है, लेकिन इसका मेन एस्पेक्ट था कि जेनेटिक डिसऑर्डर जो फोइटस में अगर हो गई तो उसे रोकना या उसे पहले ही डिटेक्ट करना और उस पर कोई इलाज हो सकता है तो वो करना। ठीक है,
देन नेक्स्ट विल बी पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन ऐसे चार्ट हम नहीं दिया है एनसीईआरटी, लेकिन मैंने बनाया है, मतलब सिर्फ आंकड़े दिए हैं एनसीईआरटी में, ठीक है। तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है वो भी बताता हूँ। तो पहले देख लो, इंडिया हमारी सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, ठीक है। पहली कौन सी है? चाइना, और दूसरी इंडिया है, ठीक है, हमें ये मालूम है। तो पहले तो हम डाटा देख लेते हैं। तो 19th में क्या हुआ था, वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी 2 बिलियन और हमारी सिर्फ 350 थी, और वो भी 19 में नहीं। तो जब हमारा देश आजाद हुआ था 1947 को, उस टाइम पे ये देख लिया गया था। उस टाइम की सेंसस से ये पता चला कि 350 मिलियन हमारी आबादी थी। उसके बाद 2002 में वर्ल्ड की आबादी 7 बिलियन, तो हमारी थी 1 बिलियन, ठीक है। तो इतनी ट्रिमेंडियसली हमने ग्रोथ की थी, ठीक है। और उसके बाद 2011 में वर्ल्ड की 7.2 हो गई बिलियन, तो हमारी 1.2 बिलियन हो। अब यहाँ पे देखना क्या है आपको, कि कहाँ पे मिलियन है और कहाँ पे बिलियन है, ये देखना है। क्योंकि मैंने अभी आपको एक प्रोसेस के बारे में बताया था, एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो उस पर एक क्वेश्चन बनाया गया था कि हर साल 45 to 50 बिलियन एमटीपी पूरे वर्ल्ड में होती है, ठीक है। ऐसा स्टेटमेंट टाइप था कि 4 क्वेश्चन, मतलब 4 ऑप्शन दिए थे और कौन सा बराबर ये ढूंढना था। तो बहुत से बच्चों ने वही टिक करके आए। तो वैसा नहीं था, क्योंकि हमारी पूरी वर्ल्ड की ही आबादी 7.2 बिलियन है, तो उन्होंने 40 to 50 बिलियन दिया था। तो वो इतनी आबादी ही नहीं है, तो सबको ही मार दिया, तो फिर कोई बचेगा ही नहीं, ठीक है। तो इसके लिए आपको देख लेना है कौन सा बिलियन में है और कौन सा मिलियन में है, ठीक है। देन उसके बाद ये डेटा भी हमारे एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है, सिर्फ इसे एक बार देख लो कि 2001 के जनगणना, दैट इज सेंसस के अनुसार हमारे जो ग्रोथ रेट है, ठीक है, ग्रोथ रेट है हमारा 1.7% है, ठीक है। अगर यही चलता रहा तो पूरे 33 आगे जो 33 ईयर्स हो गए, उसमें ही हमारे इंडिया की आबादी ये डबल हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ तक इंट्रोडक्टरी थोड़ा सा पार्ट था। अब हम जाएंगे हमारे मेन पॉइंट में, दैट इज अ बर्थ कंट्रोल, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बर्थ कंट्रोल, ओके। चलो, तो यहाँ पे आपको बिल्कुल ध्यान देना है बर्थ कंट्रोल पे। तो एनसीईआरटी में इसका ऐसा कोई चार्ट नहीं दिया गया है, लेकिन अगर आप इसे चार्ट के अनुसार पढ़ोगे तो आपका और आसान जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए मैंने खुद एक इसका चार्ट तैयार कर दिया है बर्थ कंट्रोल का। तो देखो, देयर आर मेनली 5 स्टेप्स होती है, मतलब 5 अलग अलग मेथड है। दैट इज अ नेचुरल मेथड, बैरियर मेथड, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, देन हार्मोनल एंड स्टरिलाइजेशन। ये 5 मेथड आपको एनसीईआरटी में बर्थ कंट्रोल की दी गई। उसमें भी अलग अलग स्टेप दी गई, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आज के लेक्चर, ठीक है। तो इसके लिए ध्यान से देखिए इसे। सो नेचुरल मेथड में सबसे जो पहली मेथड आती है, दैट इज पीरियोडिक एब्स्ट्रैक्शन। अब आपको यहाँ पे नाम पे बहुत कॉन्सेंट्रेट करना है, सब नाम में ही है इसके, कोई बाहर का नहीं। अगर आपको नाम आ गया तो सब आ गया। और इसमें और क्या ध्यान में रहना है, ये जो 5 मेन हमारी प्रॉपर्टी ना, ये ऊपर की, इसमें कौन सी सब प्रॉपर्टीज आती है, ये आपको ध्यान में रहना है, ठीक है। तो पहली जो है वो पीरियोडिक एब्स्ट्रैक्शन, मतलब हमें पता है कि ओवुलेशन एक फेज होती है, ओवुलेटरी फेज हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल में, तो वो होती है 14th डे पे, ठीक है। अगर किसी को पता नहीं है तो बता देता हूँ कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो पूरी मंथ भर चलती रहती है। उसमें 4 फेजेस होती है। उसमें जो थर्ड फेज होती है वो होती है ओवुलेटरी फेज, और ये 14th डे को होती है, और ये सबसे शॉर्टेस्ट फेज होती है। तो यहाँ पे ओवुल रिलीज हो जाता है, ठीक है। ओवम रिलीज होता जाता है ओवरी से 14th डे को। तो यहाँ पे उस टाइम पे आप कॉपुलेशन करना अवॉइड करिए, ठीक है। अवॉइड कॉपुलेशन ड्यूरिंग ओवुलेशन पीरियड। तो ये 14th डे को होता है, लेकिन हमें क्या करना है, हमारा मेन मोटिव है बर्थ कंट्रोल करना। तो बर्थ कंट्रोल करना इसके लिए 2-4 दिन पहले और 2-4 दिन बाद, ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी पहले ओवम रिलीज हो, कभी कभी बाद। तो इसके लिए प्रिवेंशन लेने के लिए एनसीईआरटी ने आपको 10 to 17 डे का गैप दिया है, जिसमें आप कॉपुलेशन नहीं करोगे, ठीक है। जिससे बर्थ कंट्रोल होने में हमें हेल्प होगी, ओके। देन नेक्स्ट इज अ क्वार्टस इंटरप्टस। व्हाट इज द क्वार्टस इंटरप्टस? अब मैंने जैसे बोला, बिल्कुल नाम पे आपको ध्यान देना है, आपको पूरी टर्म क्लियर हो जाए। तो देखो, पहले तो ड्यूरिंग कॉपुलेशन, जस्ट बिफोर इजैकुलेशन, रिमूव पेनिस आउटसाइड द ओवरी। मतलब जैसे ही इजैकुलेशन होने से जस्ट पहले क्या करना है, आपको पेनिस रिमूव करना है हमारे वजाइना से। दैट विल बी क्वाइटस इंटरप्टस, दैट विल बी क्वाइटस इंटरप्टस। अब इसमें एक रिस्क भी है कि हमें पता है कि दैट विल बी पी इजैकुलेटरी, जो हमारा फ्लूइड होता है, ठीक है, लुब्रिकेट करने के लिए पेनिस को। तो इस प्री इजैकुलेटरी फ्लूइड में भी स्पर्म्स हो सकते हैं। तो इसके कारण भी
फीमेल प्रेग्नेंट हो सकती है। तो इसके लिए हमें क्वाइटस इंटरप्टस जो है इसमें क्या करना है, ये रिस्की प्रोसेस है, ठीक है। ये प्रोसेस क्या है, रिस्की है, लेकिन एनसीईआरटी ने इसे बता दिया है और वो रिस्क भी एनसीईआरटी में दी गई कि प्री इजैकुलेटिव फ्लूइड में कंटेन स्पर्म। ओके, देन नेक्स्ट विल बी लैक्टेशनल एमनोरिया। तो लैक्टेशनल एमनोरिया, लैक्टेशनल मींस फ्लूइड होता है, सॉरी मिल्क होता है, ठीक है। सो देखो, जब बेबी माँ के मिल्क पे डिपेंड होता है तो उस टाइम पे नियरली 6th मंथ तक का, कब तक 6th मंथ तक जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो अवॉइड की जाती है, ठीक है। और इस टाइम पे क्या कर सकते हैं आप, कॉपुलेट कर सकते हैं, इस टाइम पे प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है, ठीक है। सो दैट विल बी लैक्टेशनल एमनोरिया। ओके, देन नेक्स्ट मेथड विल बी बैरियर, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया, 3 मेथड है, पीरियोडिक एब्स्ट्रिक्शन, क्वाइटस इंटरप्टस एंड लैक्टेशनल एमनोरिया। सब नाम पे पीरियोडिक एब्स्ट्रिक्शन मतलब पीरियड्स के बारे में कुछ है, दैट इज 14th डे, ठीक है, ये पहला। दूसरा क्वाइटस इंटरप्टस मीन्स जो इजैकुलेशन है उसमें इंटरप्ट करना, दैट इज क्वाइटस इंटरप्टस, ठीक है। तो ये भी बता दिया। एंड लैक्टेशनल एमनोरिया, लैक्टेशनल मीन्स मिल्क से रिलेटेड कुछ, ठीक है। तो ऐसे अगर आपने कर लिया तो तीनों भी आपको आसानी से आ जाए, ठीक है। द नेक्स्ट विल बी बैरियर मेथड। तो बैरियर मेथड क्या है, तो सबसे पहले तो निरोध और कॉन्डम्स। तो निरोध क्या है, इट इज द पॉपुलर ब्रांड ऑफ कंडोम फॉर मेल्स, ठीक है, फॉर मेल, फीमेल के लिए नहीं है, फॉर मेल। ये आपको स्पेसिफिकली एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है। ओके, तो देखो कॉन्डम्स जो होते हैं वो मेल के लिए भी होते हैं एंड फीमेल के लिए, दोनों के लिए भी होते हैं। ये एक बार ही हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये प्रिवेंट करते हैं एसटीडी एंड ये सेल्फ यूजेबल। अब एसटीडी मतलब क्या होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज जो है वो ये प्रिवेंट करते हैं और ये हम खुद में ही यूज कर सकते हैं, खुद के खुद यूज कर सकते हैं, ठीक है। दैट विल बी निरोध और कॉन्डम, ये ही बैरियर प्रोसेस की पहली मेथड। अब दूसरे देखो डायफ्रागम और सर्विकल कैप। डायफ्रागम और सर्विकल कैप का है, तो दैट विल बी ओनली फॉर फीमेल, ठीक है। यहाँ पे ये डिफरेंस आ गया, जो कॉन्डम और निरोध था वो मेल एंड फीमेल दोनों के लिए था और जो सर्विक्स है वो सिर्फ फीमेल के लिए। दूसरा यूज क्या है, दैट विल बी रीयूजेबल। जो हमने देखा कॉन्डम थे वो हम एक ही बार यूज कर सकते हैं, लेकिन जो हमारी सर्विक्स और डायफ्रागम है वो हम बार बार यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, हमारे सर्विक्स को कवर करते हैं, ठीक है। सर्विकल कैप क्या करती है, हमारे सर्विक्स को कवर करती है, जैसे कि इसके नाम में है, ठीक है। देन स्पर्मिसिडल क्रीम, स्पर्मिसिडल क्रीम मतलब ये क्या करती है, जो स्पर्म की मोटेलिटी है वो कम कर देती है। तो इसकी वजह से जो फर्टिलिटी पावर होती है स्पर्म की वो भी डिक्रीज हो जाती है। हमें ये मालूम है कि स्पर्म अप टू सम टाइम ही सिर्फ फीमेल के वजाइना में क्या रह सकता है, फर्टिलाइजिंग की उसकी पावर रह सकती है, उसके बाद उसकी फर्टिलाइजिंग पावर निकल जा सकती है। वैसे ही इसमें है, ये क्या करती है, स्पर्म की मोटिलिटी डिक्रीज करती है, स्पर्माइसिडल क्रीम, ठीक। देन नेक्स्ट विल बी इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चार्ट, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, इस पे बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो नॉन मेडिएटेड। अब यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ आपको नाम जो है वो पढ़ लो, इसके कौन क्या मतलब इम्प्लांटेशन कौन रोकता है क्या, ये मैंने सेपरेटली एक पेज इस पे बनाया है। तो यार सिर्फ नाम देख लो कि नॉन मेडिएटेड जो आईयूडी है मीन्स इंट्रायूटेराइन डिवाइस है, उसका एग्जांपल है लिप्स लॉ, ठीक है। देन कॉपर रिलीजिंग, इसके नाम में है कॉपर टी, कॉपर 7 एंड मल्टीलोडेड 375। आपको स्पेसिफिकली ध्यान रखना है क्योंकि ये एक बार पूछा गया है कि मल्टीलोडेड 375 कॉपर रिलीजिंग आईओडी कौन सी, ठीक। देन हार्मोन रिलीजिंग आईओडी भी 2-3 बार पूछा गया है अलग अलग एग्जाम को, तो दैट विल बी LNG20, ये इंपॉर्टेंट है इसमें LNG20। और दूसरा जो है प्रोजेस्ट्रोजन, ये भी आप ऑप्शनली ध्यान रख सकते हो, लेकिन LNG20 मेनली आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। देन उसके बाद जो नेक्स्ट मेथड दैट विल बी पिल्स, टैबलेट और फिजियोलॉजिकल मेथड। अब इसमें क्या है, इसमें पहले तो स्टेरॉयडल, ठीक है, और दूसरी नॉन स्टेरॉयडल। तो स्टेरॉयडल में 2 पिल्स इसमें आते हैं, दैट विल बी मालाडी एंड चॉइस, ठीक है। मालाडी एंड चॉइस ये स्टेरॉयडल है। स्टेरॉयडल मतलब इसमें स्टेरॉयड हार्मोन से, स्टेरॉयड हार्मोन, ठीक है। हमने केमिकल इसमें सीखा है, ठीक है। तो दैट विल बी स्टेरॉयड हार्मोन इसमें प्रेजेंट है। तो स्टेरॉयड हार्मोन में कौन से हार्मोन हो सकते हैं, तो दैट विल बी प्रोजेस्ट्रोजन या प्रोजेस्ट्रोजन इस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन। एक तो सिर्फ प्रोजेस्ट्रोजन हो सकता है या तो प्रोजेस्ट्रोजन इस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन में भी हो सकते हैं, ठीक है। दोनों में से कौन सा भी हो सकता है। और ये क्या करते हैं कि इनहिबिट एफएसएच एंड एलएच, जो एफएसएच एंड एलएच की लेवल है वो डिक्रीज कर देते हैं। तो ये पिल्स और टैबलेट जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं, तो नहीं है। क्यों नहीं है,
क्योंकि ये FSH की लेवल डिक्रीज, हाँ ये इफेक्टिव है वो बिल्कुल सही, लेकिन इसके साइड इफेक्ट है। ये FSH की लेवल क्या कर रहे हैं, पूरी इनहिबिट कर रहे हैं। तो हार्मोन की लेवल अगर आपने डिक्रीज कर दी है तो उसके जो फंक्शंस है, हालांकि ओवुलेशन में उसके फंक्शन है लेकिन बाकी के भी है ना, तो वो भी इसके साथ कम हो रहे हैं। तो इसकी वजह से ये इसकी साइड इफेक्ट है, ठीक है। लेकिन और एक पिल्स यहाँ पे बनाई गई है, ठीक है, तो वो एक बार देख लेते हैं। दैट विल बी सहेली, ठीक है। सहेली एक पिल है जो हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने इजाद की है, सहेली नामक। जो ये क्या है, सबसे पहले तो ये नॉन स्टेरॉइड है, मतलब इससे प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का कोई कॉम्बिनेशन नहीं, प्रोजेस्ट्रोजन नहीं है, तो दैट विल बी नॉन स्टेरॉइड है, ठीक है। उसके बाद इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, क्योंकि इसमें कोई स्टेरॉइड हार्मोन नहीं है, इसकी वजह से इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। नेक्स्ट विल बी, ये जो आपको है मालाडियन चॉइस, ये आपको लगातार 21 डे तक लेनी पड़ती है, लगातार, ठीक है। 21 डे, अगर आपने पहले दिन से समझो 1 तारीख को लेनी चालू करती तो 21 तारीख को आपको लेनी पड़ती। उसके बाद जो मिनिस्ट्रल फेज होती है, पहले से 7 दिन तक हम बोलते हैं, लेकिन एनसीईआरटी ने 7 दिनों तक दिया है, तो सिर्फ उस 7 दिनों में आपको ये पिल्स नहीं लेनी, नहीं तो 21 दिन तक कंटिन्यू आपको ये पिल्स लेनी है, ठीक है। लेकिन हमारी जो सहेली है वो उसमें वैसा नहीं है, ये सिर्फ वीक में एक ही बार है, ठीक है। तो इसके बहुत सारे यूजेस है। दैट इज, पहला क्या दिखा हमें कि ये नॉन स्टेरॉइडल है, दूसरा तो इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तीसरा क्या दिखा, पूरे जो हमारा हफ्ता है उसमें एक ही बार लेना है। और सबसे लास्ट में और इम्पोर्टेंट, ये प्रोड्यूस कहाँ की गई, तो ये प्रोड्यूस की है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो हमारे लखनऊ में प्रेजेंट है, इंडिया के। तो इस चार्ट में मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने बताया था कि आईओडी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें नाम पूछे गए कि कॉपर रिलीजिंग आईओडी कौन सी है, हार्मोनल रिलीजिंग, नॉन मेडिएटेड, एंड उसके बाद सहेली के बारे में पूछा गया है। और जो हमारे स्टेरॉइड है रहे, उसमें कौन से हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं या कौन से स्टेरॉइड प्रेजेंट होते हैं, ये उन्होंने पूछा गया है, ठीक है। ओके, तो हम अब अगली मेथड में जाते हैं थोड़ा सा, दैट विल बी हार्मोनल मेथड। चलो, तो हार्मोनल मेथड में आते हैं। ओके, सो हाँ चलो स्टार्ट करते हैं हार्मोनल मेथड। तो हार्मोनल मेथड में सबसे पहले जो जो है ओरल पिल्स, ठीक है, ये भी स्टेरॉइडल होती है, और ये क्या करती है, ये ध्यान में रखना है, ओरल पिल्स ओवुलेशन चेक करती है, मतलब ओवुलेशन होने नहीं देती, ठीक है। अब ये स्टेरॉइड आप इंजेक्शन के भी फॉर्म में ले सकते हैं, वही आप पे बताया। देन नेक्स्ट विल बी इम्प्लांट। इम्प्लांट के बारे में एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इम्प्लांट होता क्या है वो पहले देख लेते हैं। कि इम्प्लांट जो है ना, इसकी फिगर भी आपको आगे दी गई है, तो ये भी हेल्प करता है हमारा जो बर्थ कंट्रोल में, इसमें हेल्प करता है, ठीक है, जो हमारा इम्प्लांट है। और इस इम्प्लांट जो है हमारे स्किन के बिलो, हमारे मतलब फीमेल की जो स्किन है उस स्किन के बिलो, फीमेल में ये होता है, ठीक है, इम्प्लांट। तो फीमेल की स्किन के बिलो बैठाया जाता है आर्म में, और ये कितनी देर तक हो सकता है, 3 to 4 ईयर्स, ध्यान में देना है, वही मैंने बोला, डे नहीं या वीक नहीं, ईयर्स तक ये रह सकता है, 3 to 4 ईयर्स तक, ठीक है। और ये क्या है, ये भी स्टेरॉइडल है, मतलब इसके भी साइड इफेक्ट हो गए, लेकिन तब भी ये एक इम्पोर्टेंट आईओडी के जैसा काम करता है, मतलब बर्थ कंट्रोल के जैसा काम करता है। ओके, देन नेक्स्ट इमरजेंसी पिल। इमरजेंसी पिल क्या होती है कि इन केस ऑफ रेप और अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स जब हो सकता है, तो उस टाइम पे अगर आपको प्रेगनेंसी अवॉइड करनी है तो इमरजेंसी पिल इज द बेस्ट वे, ठीक है। लेकिन इसमें एक कंडीशन भी है जो पूछी गई है कि विद इन 72 आवर्स, जैसे क्वाइटस होता है उसके अगर आपने 72 आवर्स के पहले अगर ये इमरजेंसी पिल ली तभी प्रेगनेंसी अवॉइड हो सकती है, अगर आपने 72 आवर्स के बाद ली तो प्रेगनेंसी अवॉइड नहीं हो सकती, ठीक है। देन लास्ट मेथड जो है वो है स्टेरिलाइजेशन। दैट विल बी, इसमें 2 मेथड आती है, ट्यूबरेक्टोमी एंड वैसेक्टोमी। बहुत से बच्चों को इसमें कंफ्यूज होता है कि ट्यूबरेक्टोमी किस में होती है एंड वैसेक्टोमी किस में होती है। तो सिर्फ एक बात ध्यान में आपको रखनी है, दैट इज फैलोपियन ट्यूब। क्या बात ध्यान में रखनी है, फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब। तो फैलोपियन ट्यूब होती किस में है, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब यहाँ पे रखता हूँ। तो फैलोपियन ट्यूब होती किस में है, तो फैलोपियन ट्यूब होती है फीमेल, ठीक है, एफ फॉर फैलोपियन, एफ फॉर फीमेल। तो फैलोपियन ट्यूब होती है फीमेल। तो ट्यूब किसके नाम में आ रहा है इसमें, ट्यूबरेक्टोमी में, तो ये होती है फीमेल में। फीमेल की जो फैलोपियन ट्यूब होती है वो कट करके टाइट की जाती है, दैट विल बी ट्यूबरेक्टोमी, ठीक है, आप कभी नहीं भूलेंगे आप। और जो बाकी है, आप ट्यूबरेक्टोमी मतलब फीमेल में होती है, तो ऑब्वियसली वैसेक्टोमी किस में होगी, मेल में होगी, और उसमें क्या किया जाता है, वास डिफरेंस या वास डिफरेंस,
वो भी हमें देखना है। बहुत से बच्चे छोड़ देते हैं, हाँ फीमेल में वाइसेक्टोमी, लेकिन उसमें वास डिफरेंस टाइप किया जाता है, वह वास डिफरेंस ये भी एनसीईआरटी में फिगर में मेंशन किया गया है, जो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो चलो यहाँ तक हो गया, यहाँ तक क्लियर कर लेता हूँ। आप एक बार इसका क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जिसके आपको अगले बार पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ एक बार ये चार्ट अगर आपने पढ़ लिया ना तो पूरा आपका क्लियर हो जाएगा, बाकी कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है आपको। ठीक है, तो इसका एक स्क्रीनशॉट सिर्फ आप ले लीजिए। ओके चलो ले लो इसका स्क्रीनशॉट, तब हम आगे बढ़ते। ओके चलो हो गया होगा, तो हम आगे जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, हमने अभी देखा था आईयूडीज। ठीक है, हमने अभी क्या देखा था, आईयूडीज देखा था। तो उस आईयूडी में कुछ मैंने बोला था कि कुछ जो है वो फर्टिलाइजेशन अवॉइड करते हैं, कुछ मोर्टेलिटी स्पर्म की बढ़ाते हैं। तो वो कौन क्या काम करता है वो पहले हम देख लेते हैं। आप उसके लिए मैंने सेपरेट बनाया है, क्योंकि वहां पे कंफ्यूज होगा, इसके लिए आपको ये पॉइंट ना बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो लाइन है, पहली लाइन, आईयूडी इज द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव इन इंडिया। ये आपको दी गई है आईयूडी के जो राइट साइड का पेज है ना, मतलब लास्ट का पैराग्राफ, उसमें सबसे लास्ट की लाइन। तो बच्चे पहले ही इतना बड़ा आईयूडी है वो पढ़ते पढ़ के पूरा बोर हो जाते हैं कि कौन सा हार्मोनल है कौन सा क्या, और उसमें भी ये सबसे लास्ट को दी गई, तो आप ये छोड़ देते हो। तो यही क्वेश्चन भी पूछा गया है नीट में एक बार कि कौन से मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड है। तो बहुत से बच्चों को लगता है ट्यूबरेक्टोमी या तो एसेक्टोमी, लेकिन आईयूडी जो है वो मोस्ट एक्सेप्टेड मेथड है हमारे इंडिया की। ठीक है, या तो पिल्स मत लिख के आना, आईयूडी। ठीक है, ओके चलो नेक्स्ट। अब जो आईयूडीज है, हार्मोनल आईयूडी, वो क्या करती है, तो हार्मोनल आईयूडी जो है वो फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन यूटेरस। मतलब क्या, फैगोसाइटिक मतलब क्या, स्पर्म जो होते हैं वो फीमेल के अपनी सेल नहीं होती है, तो दैट विल बी फैगोसाइटिक सेल। तो उन्हें किल करने के लिए फीमेल के बॉडी में पहले से ही पूरी मशीनरी तैयार होती है। तो दैट विल बी, ये क्या करती है, हार्मोनल रिलीजिंग जो आईयूडी है वो उन्हें और इंक्रीज करती है, और जिससे फैगोसाइटोसिटी ऑफ स्पर्म बढ़ जाती है, स्पर्म पूरी तरीके से मर जाती है, और जो हमारी प्रेगनेंसी वो अवॉइड होती है। देन नेक्स्ट विल बी, यहाँ पे चौथे पॉइंट में फिर से एक बार आईयूडी की, हार्मोनल आईयूडी के बारे में दिया गया है, तो एक बार पढ़ के सुनाता हूँ। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी मेक द यूटेरस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। तो आपको दो बातें पता चली। ठीक है, ये फिर से वही दिया है, सर्विक्स होस्टाइल फॉर द स्पर्म। तो हार्मोनल आईयूडी जो है उसके बारे में दो बातें ध्यान में रखनी। एक तो क्या करती है, फैगोसाइटोसिटी ऑफ स्पर्म बढ़ा देती है, और दूसरे काम क्या करती है कि अवॉइड इम्प्लांटेशन, जो हमारा इम्प्लांटेशन है वो अवॉइड करती है। इम्प्लांटेशन मतलब क्या होता है, जब हमारा फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जब जो आगे प्रोसेस होती है मोरला ब्रेस्टला, तब इम्प्लांटेशन होता है हमारे वॉल पे। ठीक है, तो उस वॉल पे जो इंडोस्पर्म की जो वॉल होती है उस पे, तो उस पे अवॉइड करता है, दैट विल बी हार्मोनल रिलीजिंग आईयूडी। तो उसका इम्प्लांटेशन जो है एम्ब्रियो का वो अवॉइड किया जाता है हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी से। ठीक है, जिससे प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं हो पाती। देन कॉपर रिलीजिंग आईयूडी थर्ड पॉइंट में आइए। ठीक है, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी जो है वो क्या करती है, स्पर्म की मोटिलिटी, जो इसे मैंने वहां पर भी बताया था, मोटिलिटी क्या करती है, सप्रेस कर देती है, तो डिक्रीज कर देती है, जिसकी वजह से उसकी फर्टिलाइजिंग पावर कम हो जाती है। एंड दूसरा क्या, हाँ वही दिया है कि दैट विल बी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म गेट डिक्रीज, क्योंकि एट स्पेसिफिक आवर पे ही वो क्या कर सकता है, सिर्फ जो फीमेल का है एक को क्या कर सकता है, फर्टिलाइज कर सकता है। तो उसके बाद उसकी फर्टिलाइजिंग पावर निकल जाती है, जिसकी वजह से क्या कर सकता है, स्पर्म फर्टिलाइज नहीं हो सकता है, तो ओवरी को नहीं कर सकता। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट, ये अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन मैंने आपको सोचा कि बता दूं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है वैसे ये तो पॉइंट, कि वैसेक्टोमी सेफ होती है, ट्यूबरेक्टोमी सेफ होती है। तो ट्यूबरेक्टोमी किस में होती है, फीमेल में, एंड वैसेक्टोमी किस में होती है, मेल में। तो जो मेल की वैसेक्टोमी है वो इजी होती है और सेफ होती है एज कम्पेयर टू फीमेल की ट्यूबरेक्टोमी। ठीक है, तो ये बात भी आप ध्यान में रखिए, अगर पूछ लिया तो आना चाहिए। नेक्स्ट एक पॉइंट है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसके लिए बता देता हूँ। ठीक है, चलो ये थोड़ा सा कम कर लेता हूँ लाइंस। तो बहुत से बच्चों को यही नहीं पता होता कि इंसेमिनेशन क्या है एंड इजैकुलेशन क्या है। ठीक है, तो वो एक बार देख लेते हैं। इंसेमिनेशन मतलब क्या होता है, इन मतलब अंदर। मैंने बोला कि बायोलॉजी के वर्ड आप तोड़ के देखिए, आपको आंसर आ जाएगा। इंसेमिनेशन मतलब इन मतलब अंदर, तो किसके अंदर, देखो
द इंट्रोडक्शन ऑफ सेमन और स्पर्म इनटू अ वुमन बाय नेचुरल और आर्टिफिशियल मेथड। वो नेचुरल मेथड हो सकती है या तो आर्टिफिशियल मेथड, कोई से भी, लेकिन इन द फीमेल, मतलब फीमेल के वजाइना के अंदर आपने अगर आपके जो सेमन है वो डिपॉजिट कर दिया, दैट विल बी इंसेमिनेशन। इन मतलब अंदर, एंड इजैकुलेशन मतलब होता है द एक्शन ऑफ इजेक्शन सेमन फ्रॉम द बॉडी। ये सिर्फ आउटसाइड द बॉडी होता है, फीमेल के वजाइना में ये नहीं जाता। दैट विल बी इजैकुलेशन एंड इंसेमिनेशन। इन दोनों के बीच में का डिफरेंस, ये दोनों अलग टर्म है, एक ही टर्म नहीं है, ठीक है। ये भी आपको समझ में आ गया आप तो ये भी पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इसका भी स्क्रीनशॉट अगर कुछ चाहिए तो ले लो। चलो फिर आगे बढ़ेंगे। तो आज का वैसे तो लेक्चर खत्म है, लेकिन डायग्राम एक बार देख के जाते हैं। और जो मेन हमारा पॉइंट है वो अभी बाकी है कि वहां से डिफरेंस कट होता है, वहां से इफरेंस, ठीक है। तो वो भी डायग्राम में देखें, ठीक है। चलो यहाँ तक हो गया होगा। तो देखो अब डायग्राम में जाते। तो सबसे पहले जो हमें डायग्राम दी गई है, तो दैट विल बी ओके, ये कट कर देता हूँ। तो सबसे पहले जो हमें डायग्राम दी गई है, दैट विल बी कंडोम फॉर मेल, ठीक है। देख लो ये डायग्राम भी कभी कभी पूछी जा चुकी है। देन कंडोम फॉर फीमेल, ठीक है। देन नेक्स्ट विल बी जो है दैट विल बी कॉपर्टी, ठीक है। इन्हें नाम क्यों दिया गया है वही आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो है वो दिखने में टी के आकार की है, ठीक है। तो इसकी वजह से इसे नाम क्या दिया गया है, कॉपर टी, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो आसानी से, दैट विल बी, इसे नाम दिया गया है कॉपर टी, ठीक है, क्योंकि इसका शेप टी शेप है, ठीक है। इसका शेप क्या है, टी शेप है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं और थोड़ा सा नीचे जाते हैं इसमें। नेक्स्ट फिगर, हाँ देखो ये है इम्प्लांट, जैसे मैंने बताया था। तो ये जो इम्प्लांट है ना, ये जो अलग अलग इम्प्लांट है, तो ये इम्प्लांट क्या किया जाता है, ये जो फीमेल है हमारी, फीमेल के जो आर्म है, तो उस आर्म के नीचे क्या होती है, उस आर्म के नीचे ये बैठाई जाती है। और कहाँ तक चल सकती है, 3 to 4 ईयर्स तक, ठीक है, ईयर्स तक चल सकती है, ठीक है। तो देख लो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें भी क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। देन नेक्स्ट थोड़ा सा आगे ये कट कर लेता हूँ, देन आगे बढ़ते हैं। चलो अब जो हमें देखना था कि वास डिफरेंस कट होता है, वास डिफरेंस, ये देख के लेक्चर खत्म करते हैं। देखो सबसे पहले तो ट्यूबरेक्टॉमी देख लो। ट्यूबरेक्टॉमी में मैंने क्या बताया था, ये होती है फैलोपियन ट्यूब। तो ये फैलोपियन ट्यूब क्या कर दी, पूरी तरीके से कट कर दी और यहाँ पे टाइट कर दी, ठीक है। दैट विल बी ट्यूबरेक्टॉमी, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब करके टाइट कर दी, दैट विल बी ट्यूबरेक्टॉमी। अब यहाँ पे आ जाओ, दैट विल बी वैसेक्टॉमी। तो वैसेक्टॉमी होती है मेल में। तो आप यहाँ पे दे सकते हैं वास डिफरेंस या वास डिफरेंस। तो क्या कट कर दिया गया है, वास डिफरेंस कट करके, ठीक है, वास डिफरेंस कट करके फिर इसे टाइट कर दिया, दैट विल बी वैसेक्टॉमी, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखनी है कि फिगर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वास डिफरेंस या वास डिफरेंस। तो वास डिफरेंस कट करके टाइट करेंगे, ठीक है। और ये जो मेथड है स्टेरिलाइजेशन की, वैसेक्टॉमी एंड ट्यूबरेक्टॉमी, इसमें एक बात ध्यान में देने की ये है कि ये एक बार अगर आपने कर दी तो आप बाद में इसे रिवर्स नहीं कर सकते। मतलब फिर आप इसे वास डिफरेंस को एंड फैलोपियन ट्यूब्स को इसे जोड़ नहीं सकते। अगर आपने एक बार वैसेक्टॉमी या ट्यूबरेक्टॉमी कर दी तो कर दी, ठीक है। एक लास्ट का पॉइंट इसमें जाते जाते बता देता हूँ, दैट विल बी वैसेक्टॉमी का। तो इसमें जो प्री इजैकुलेटरी फ्लूइड होता है ना, मतलब फ्लूइड तो आता है हमारे, अलग अलग ग्लैंड होती है मेल में, तो उस ग्लैंड से जो फ्लूइड आता है वो तो पेनिस से बाहर निकलता है, लेकिन उसमें जो स्पर्म होते हैं, ठीक है, तो स्पर्म जो होते हैं वो उसमें नहीं होते, ठीक है। ड्यू टू वास्ट डिफरेंस कट करके हमने यहाँ पे टाइट किया है, इसकी वजह से उसमें स्पर्म नहीं आ सकते, ठीक है। तो यही था आज का लेक्चर, इसका अगला पार्ट ही जल्दी लेके आऊंगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी चैनल के बारे में बताइए। और दूसरी बात ये तो है कि वीडियो मैंने पहला ही बनाया है ये मेरा, अगर आपको इसमें कोई और सजेशंस है वीडियो बनाने के और आपके भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर बताइए, ठीक है। चलो तो एक बार जो मैंने चार्ट करके दिए उसे जरूर पढ़िए और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ठीक है। जिसकी वजह से आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा जो है वो रेडी हो जाएगा, ठीक है। चलो बाय।